Hi everyone, this is the next part of analysis video of EPFO examination that I wrote like mock examination. For those who are new, I am Roshni. I secured AIR 26 in EPFO examination 2023. And this is solely for education purposes. I'm solving the mock test and analyzing it how I do it just for reference purposes. I will do it for others as well, like other papers as well. So let's get started. In this video, I'm going to cover 81 to 100. Alright, question number 81. Concept that explains citizen concept of labor. So इस तरह के जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसको आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं. लेबर इज़ अ कॉग इन अ मशीन. सिटीजन बहुत एम्पावरिंग टर्म है ये बहुत ही अनएम्पावरिंग सा है, मतलब डजेंट साउंड वेरी गुड, तो ये तो नहीं होगा. Largely regarded by employers as operating organizations in industry. बहुत ज़्यादा ही एम्पावरिंग है ये स्टेटमेंट. मतलब दिस इज़ लाइक गवर्नेंस ही आपने उनको दे दी है, तो हो सकता है कि ये सही हो, बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस. लेबर इज़ अफेक्टेड बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो डजेंट आई मीन बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसको तो आप रिमूव कर सकते हैं. लेबर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क. दिस मेक्स द मोस्ट सेंस आउट ऑफ ऑल द फोर ऑप्शंस. मतलब ये जो है ऑप्शन ए, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवर ही हो गया है, एंड दिस मतलब ओवर एम्पावरिंग सा है. And this particular statement makes sense, like citizens should be consulted. I mean, you have the right to vote. They also ask you for giving your inputs on some acts, etc. So this is how I marked it. Something which is open ended, you read the statements. अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो don't solve it. if अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि शायद ये होगा तो गो अहेड एंड मार्क इट. अगर आप इसमें ए भी मार्क कर रहे हैं तो भी इट्स ओके. आई मीन इट्स नॉट दैट बैड. ठीक है. Question number 82. Who among the following can be appointed as the chairman of Central Advisory Board constituted by the central government under Minimum Wages Act? For this, you need to read this act, and again, this is also an important act that you must read. इसका जो आंसर दे रखा है, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ए. 82 का ए. हाँ, तो सी आई रिमूव बोथ ऑफ देम. उसके बाद मेरे को इन दोनों में कन्फ्यूजन था. आई रिमूव बी एंड सी. मुझे फिर ए और डी में कन्फ्यूजन था. तो बी और सी हटाने के बाद भी अगर आप इन दोनों तक पहुंच पा रहे हैं तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. दैट्स नॉट अ वेरी बिग, आई मीन यू शुड नॉट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ फॉर दिस, क्योंकि एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ के पास में ज़्यादा पावर्स नहीं दे सकते हैं. ओके, इट हैज़ टू बी कंसल्टेटिव इन नेचर. तो या तो इंडिपेंडेंट मेंबर या तो गवर्नमेंट का कोई फंक्शनरी, बोथ ऑफ देम कैन बी लिटिल मोर लेस बायस्ड एज कंपेयर टू employers या employees. That's why either of them could have been the answer. I marked this and this was guess between these two, 50-50% के साथ में, and this went wrong. So the answer is A. 83 is A. So relief state list. See, ये मैंने गेस करा बिकॉज सी इंश्योरेंस आपको पता है कि ये सेंट्रल लिस्ट में है, माइंस आपको पता है सेंट्रल लिस्ट में है, सॉल्ट आपको पता है सेंट्रल लिस्ट में है, और ये जो रिलीफ वगैरह है ये चीज़ जो है वो स्टेट लिस्ट में है. वाई आई गेस्ड इट? बिकॉज बहुत मुश्किल है कि आप जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबको याद करें. ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो थोड़ा बहुत गेस वर्क यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, एंड फॉर अस दिस वाज करेक्ट. 84. Man is selfish, self-centered, always tries to achieve his own ends even at the cost of others. Explains which theory of labor welfare? Philanthropic नहीं हो सकती, religious नहीं हो सकती. This is how I removed both of them. इन दोनों में मुझे डाउट था
आई वेंट अहेड विद प्लेकेटिंग. सी फिलेंथ्रोपी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फिलेंथ्रोपी क्या होती है, अच्छी चीज़ है ना. मतलब it's something where you give back to people because they have actually I mean, you just do good for others. This is altruism in nature. ऑल्ट्रूइज़म ऐसे तो नहीं सोच सकता कि मैन सेल्फिश है. अगर मैन सेल्फिश है तो ऑल्ट्रूइज़म की कहाँ ज़रूरत है, फिर उसकी मदद मत करो. दैट्स वाई. फिर रिलीजियस थ्योरी ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सी रिलीजन नेवर सेज, कौन सा रिलीजन बोलता है मैन सेल्फिश है. एवरी रिलीजन सेज कि हाँ ठीक है, कुछ रिलीजन है जहाँ पे मैन इज़ कंसिडर्ड सिनर और समथिंग, बट द पॉइंट इज़ कि रिलीजियस थ्योरी में इतना स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट मैन जाना इज़ थोड़ा सा वियर्ड. ओके, you always, religion always preaches that there should be good thoughts about others, you should help others, you should do good to others, etc etc. So that's why I think religious theory नहीं हो सकती है. ओके, पुलिस थ्योरी या प्लेकेटिंग थ्योरी हो सकती है. आई मार्क्ड प्लेकेटिंग, इट वॉज अ 50-50% गैस अगेन, एंड दिस ऑल्सो वेंट रॉन्ग. पुलिस में ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मतलब पुलिस थ्योरी तो है ही, सो वी हैव टू लर्न इट बेसिकली, एंड द आंसर इज बी. 85. डॉक्टर, I don't know who this is. Okay, I've never heard this person's name. And of course, I should not have guessed it. It was my bad to have guessed this wrong. मतलब to have guessed this. I should not have taken a guess here. क्योंकि मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन है और इन्होंने क्या बोला है या ये क्या करते हैं. बट द आंसर गिवन इज़ बी, विच इज़ मिनिमम वेज. आई गेस्ड लिविंग या फेयर, और दोनों ही गलत हैं. एंड आई शुड नॉट हैव टेकन दिस गेस बिकॉज लिटरली आई हैड नो क्लू. और इसमें ऐसे जो वन लाइनर्स होते हैं उसमें गेस करना बहुत मुश्किल होता है. दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न वाई यहाँ पे यू शुड नॉट गेस. यूपीएससी में गेसिंग कैन वर्क बिकॉज वहाँ पे होते हैं 1 2 3 स्टेटमेंट्स, फिर उसमें आपको 3-4 गेस करने होते हैं. वैसे आजकल ओनली 1 ओनली 2 पैटर्न में तो वो भी मुश्किल है, बट जहाँ यहाँ ओनली 1 ओनली 2 में जितना टफ होता है उतना ही सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में टफ होता है गेस करना. सो यू शुड नॉट गेस इन दिस एग्जाम इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन. एंड अगेन आई एम री एम्फेसाइजिंग, इस पेपर में मैंने बहुत ज़्यादा गेस करा है बिकॉज आई वॉज थोड़ा सा relaxed while solving this, so I was doing a lot of blunders which you should not do in the exam hall. और ये चीज़ होती ही है. आई मीन अगर आप एग्ज़ाम में करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस होता है एज़ कम्पेयर टू आप जब घर पे सॉल्व करते हैं. घर पे थोड़ी रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं. ओके, सो आई शुड नॉट हैव टेकन दिस क्वेश्चन बट आई टुक, एंड दिस इज़ रॉन्ग. द आंसर इज़ मिनिमम वेजेस. Question number 86. Again, this is wrong. Basically, social security realization through national efforts and international cooperation. See, इसमें going by the elimination rule ये आप eliminate कर सकते थे. Report of first national commission on labor ये भी आप मतलब remove कर सकते थे, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन वगैरह की भी बात करी है. तो देयर इज़ अ वेरी हायर चांस कि कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन ही होगा. आई मीन दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होता. बट अगर आपको नहीं आइडिया है और आपको अगर थोड़ा गेस करना है तो ये दोनों रिमूव करना इज़ नॉट बैड. फिर आप इन दोनों में से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते तो अगेन मेरा गलत हो गया. 50-50% प्रॉबिलिटी होती है, काफ़ी सारे सही होते हैं, काफ़ी सारे गलत हो जाते हैं. So this the answer is E. After this you have to learn this. Okay, 87. Non-cash benefit, medical benefit was first provided under. ये ESIC है. ये this is again something that you should know क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी
उससे बहुत रिलेटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन ESIC. They're not same, it's very related, but they do different things. तो ESIC एक्ट में है. ESIC एक्ट आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से. 88th. Okay, I had no idea again and I took a risk. और इसको भी मैंने आई थिंक सेकेंड या थर्ड आइटरेशन में सॉल्व करा है. The answer given is A, and this is again something that should be learned. William Beveridge. Want, disease, ignorance, scholar and idleness. और इसको आप गेस भी नहीं कर सकते. दिस इज़ वेरी हार्ड क्वेश्चन. इसको नहीं गेस किया जा सकता था. I mean, really, I mean, you could not have guessed idleness as one point of this. If you're doing it, then मुझे भी बता देना कैसे कर रहे हो आप, क्योंकि ये तो मैं नहीं गेस कर सकती थी. एंड आई शुड नॉट हैव टेकन दिस गेस. मैंने थर्ड या फोर्थ आइट्रेशन में थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया कंप्लेसेंट होके. 89th. अटल पेंशन योजना should be read. This is important. There's a guaranteed minimum monthly pension for subscribers ranging between 1,000 and 5,000 per month. The benefit of minimum pension would be guaranteed by Government of India. Government of India contributes 50% of subscribers' contribution or 1,000 per annum, whichever is lower. It is applicable to all citizens of India aged above 40 years. I am again sorry for this question, क्योंकि ये भी मुझे नहीं पता मैंने क्यों सी मार्क करा है. ऑब्वियसली द आंसर इज डी. इसके लिए आपने पढ़ना पड़ेगा ये अटल पेंशन योजना. ठीक है, यू शुड रीड दिस. अब इन द फ्यूचर फॉर द कमिंग एग्जाम ऑल्सो प्लीज़ रीड दिस पर्टिकुलर योजना, अटल पेंशन योजना. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसका जो ये 3 पॉइंट तो आपको मिल ही गए यहीं से. उसका ये जो चौथा वाला पॉइंट है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स हु आर एज्ड अबव 40 ईयर्स. इसमें 18 to 40 ईयर्स में आप पैसे दे सकते हैं. उसके बाद आपको मिलती है पेंशन, मिनिमम पेंशन ऑफ 1,000 to 5,000 रेंजिंग, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा है. ठीक है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 90. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 लाख का प्रीमियम क्या है? 12 रुपये. ये बहुत एड्स आते थे पहले, अभी भी आते होंगे. अभी मैं टीवी उतना नहीं देखती थी, मुझे नहीं पता, बट पहले बहुत एड्स आते थे इस पर. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है क्योंकि इसका इतना कम एनुअल प्रीमियम है, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. इसका बहुत ऐड आता था. और रिमेंबर दिस, इसका आंसर हमने देखा डी था और ये था. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 91. द फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ इज़ द एक्शन वाइल द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून इज़ द रिएक्शन. इसका पैटर्न तो आपको पता है ना कि क्या होता है. ये क्वेश्चन किस तरह से पैटर्न होता है. पैटर्न देखो, ये होता है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. ये आपका हमें जनरली ए कोड होता है. बी कोड में दोनों करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑफ स्टेटमेंट 1. इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो दोनों चीज़ें अनरिलेटेड हैं, है ना, या फिर वो रीज़न नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट रीज़न नहीं है, कोई और रीज़न है. ऑल्दो दे आर रिलेटेड, यू माइट थिंक कि शायद यही एक्सप्लेन करता होगा, बट जो सेकंड इंस्टेंस है उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो बी केयरफुल व्हेन द स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड बट उसका वो सोल्यूशन नहीं है. ओके. सी जो होता है वो 1 करेक्ट है, 2 गलत है, और जो डी होता है वो 1 गलत है और 2 सही है. सी इसमें ना आपको मतलब एक बार क्रॉस चेक कर लेना. डोंट गो देयर विद दिस प्री कंसीव्ड नोशन कि यही होता होगा. ठीक है,
क्रॉस चेक कर लेना एग्ज़ाम में, बी केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. हमने एक क्वेश्चन में वैसे भी ये चीज़ गलत कर दी है बिकॉज ऑफ नॉट रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली. तो अवॉइड सच मिस्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे एवरी क्वेश्चन इज़ बीइंग काउंटेड. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 91. The force of moon due to earth is action while the force on earth is due to moon is a reaction. Of course, I mean common sense, ये नॉर्मल साइंस है. और आप सबको पता है ग्रेविटी इज़ अ फोर्स, जो दोनों साइड मतलब डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड वेट एंड फोर्स एक्सर्ट जो हो रहा है वो सब. तो ये जो फोर्स है ये हर बॉडी एक्सर्ट करती है, ग्रेविटी जिसके अंदर मास होता है. और ऑफ कोर्स हम मतलब इवन इंडिविजुअल पीपल एक्सर्ट ग्रेविटी फोर्स बहुत हल्का, इतना हल्का कि मतलब इट्स नेग्लिजिबल. बट एवरी बॉडी दैट हैज़ मास हैज़ ग्रेविटी. ठीक है, तो अर्थ मून की तरफ और मून अर्थ की तरफ, मून बाकी सारे प्लैनेट्स की तरफ, सब जगह जो ग्रेविटी है दैट फोर्स इज़ बीइंग एक्सर्टेड. And this action reaction is coming from there only. और ये तो आपका न्यूटन का लॉ है, ये तो सबको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो रीड NCERTs ऑफ क्लास 9th and 10th. इन दोनों NCERT से आपकी साइंस जनरली कवर हो जाती है. कुछ बहुत ही अलग है, जैसे स्क्रैम जेट वाला क्वेश्चन था, तो वो तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा. बट अगर आप बेसिक साइंस करना चाहते हैं तो 9th-10th की NCERT इज़ सफिशिएंट फॉर वंस फॉर बेसिक रीडिंग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92. इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इफ़ वी प्लेस अ ग्लास ऑफ आइस वाटर ऑन द टेबल एट रूम टेम्परेचर द आइस वाटर विल गेट वार्मर. Heat is an energy that flows between a system and its environment because of the temperature difference between them. बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसमें ये स्टेटमेंट है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है. अगर ये आपको नहीं आया तो अगेन यू शुड गो टू क्लास 9th 10th NCERT. और ये चीज़ केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ही होगी, तो मतलब इनिशियल 1 to 4 चैप्टर्स के अंदर अंदर ये चीज़ हो जानी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following material is not diamagnetic at standard temperature and pressure? I have zero clue about this. और ये 9th-10th के NCERT में मुझे नहीं लगता है. अगर है तो I might have forgotten this, but no, seriously, I did not take the risk and I did not mark this. The answer given is D. You need to read what is diamagnetic. I would have read this, but I'm doing this analysis in real time so that you don't think कि भाई इनको ऑलरेडी सब कुछ आता था. मुझे नहीं आता था, मैं जैसे पढ़ा, जैसे मार्क करा और वैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया. सबको नहीं कुछ सब आ सकता, और मैं अगर पहले से रिसर्च करके आऊँगी तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा. यू विल थिंक कि मतलब यू विल फील कि ज़्यादा आता है, बट ऐसा नहीं है. सबको उतना ही आता है और आपको भी अच्छा खासा आता है. सो बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. आई एम डूइंग दिस इन रियल टाइम. आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ एंड आई विल गो बैक एंड रीड दिस एंड यू शुड ऑल्सो गो बैक एंड रीड व्हाट दिस इज़. ओके, इफ माई गूगल इज़ वर्किंग आई कैन सर्च राइट नाउ. Alright, question number 94. Which of the following gases has highest solubility in water? The answer given is ammonia. Again, you need to read NCERTs for this, and this is also not correct for me. I had guessed it carbon dioxide, because आजकल there's a lot of this thing around acidification, right? तो उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा वाटर को एसिडिक बना रही है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई हैड गेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बट द करेक्ट आंसर इज अमोनिया. यू नीड टू लर्न दिस एंड of course read NCERT for the questions, right? Bleaching powder contains chlorine. ये तो uses of chlorine में होता है. So this is straightforward question. Okay, what is the causal agent of chikungunya? Now चिकनगुनिया वायरस हर समय हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं. So this is also there
एंड दिस इज़ ऑल्सो, आई मीन यू हैव टू बी वेरी अवेयर. आसपास भी अगर आप सुनते हैं तो ये चीज़ आती ही है, चिकनगुनिया वायरस. और शायद NCERTs में भी दे रखा है कि ये वायरस होता है. ओके. 97 इज़ बायो रेमेडिएशन. इसमें हैवी मेटल पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं. इसमें देयर इज़ अ प्लांट जिसकी रूट्स जो होती है वो हैवी मेटल को अब्जॉर्ब कर लेती है और उससे आपका जो है बायो रेमेडिएशन हो जाता है. दिस इज़ वन वे ऑफ बायो रेमेडिएशन. हैवी मेटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी यूज़ होता है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इन करंट अफेयर्स सिंस द recent times. 98. Beauty of some historic monuments is greatly affected by the growth of certain living organisms. मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो मॉन्यूमेंट्स मतलब कंक्रीट या स्टोन पे विदाउट सॉइल जो है ग्रो कर जाते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ इट्स वेरी फेमस. लाइकन्स या लिचन्स या व्हाटएवर यू कॉल इट, लाइकन्स are the ones who grow on the monuments, and these are basically fungi and algae. इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो लाइकन्स बनते हैं और ये विदाउट सॉइल भी ग्रो कर लेते हैं. सो दिस इज़ करेक्ट. फिर 99 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट. ये अगर आप आई थिंक क्लास 10th के NCERT में ये चीज़ दे रखी है. इवन इफ़ यू डोंट नो यू कैन गेस. अर्थवर्म फुल्ली एनिमल है, इंसेक्ट है. फर्न फुल्ली प्लांट है. तो ये दोनों तो आप रिमूव कर सकते हैं. मॉस जो होता है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्लांट ओनली. थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा होता है ऑन रॉक्स अगेन, लाइक थोड़ा बहुत मॉइस्चर सॉइल में ये ग्रो कर जाते हैं. सो ये तो नहीं होंगे. यूग्लिना इज़ अ काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़, जो जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सचर्स हो सकते हैं. तो यूग्लिना बहुत सिंपल है, इसलिए इसमें थोड़े बहुत प्लांट के, थोड़े बहुत एनिमल के एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. बिकॉज इतना सिंपल है ये कि इतना डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं कि इसको एनिमल या प्लांट में बोला जाए. सो दैट्स हाउ आई डिड इट. नेक्स्ट इज़ इंसेक्ट्स से बचाने के लिए फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है. बहुत ईजी है ये तो. मैंगो लीव्स, पीपल लीव्स, ऑरेंज लीव्स ये तो कभी नहीं देखी होगी आपने. नीम लीव्स एवरीवन नोज इन इंडिया दो एटलीस्ट कि नीम इज़ वन ऑफ द antibacterial, anti-insecticide. I mean it's kind of insecticide. तो this is also common knowledge, common sense. अगर आपने आसपास अपने देखा है फार्मर्स को तो you could have done this question easily. थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है. दिस साइंस सेक्शन का ओवरऑल जो रिव्यू है वो ये है कि अगर आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बाकी क्वेश्चंस भी यू कैन डू बाय NCERTs. और थोड़े बहुत क्वेश्चन है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अजीब है. अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत कम लोग हैं जिनको आता होगा. हो सकता है इंजीनियर्स को आता हो, बट उस एक दो क्वेश्चन के पीछे यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट देयर इज़ अ गुड चंक ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व अदरवाइज, है ना. तो NCERT कर लीजिए. फॉर द अर्लियर क्वेश्चंस अकाउंट्स वाले बहुत, और लेबर वाले वो थोड़े से स्पेसिफिक है. जैसे ये आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, एक्रोड व्हाटएवर, बट ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं आ रही है तो शायद किसी और को भी नहीं आ रही है. तो ट्राई डूइंग व्हाट एवरीवन माइट बी डूइंग. उसमें गलती नहीं होनी चाहिए. इसमें अगर आप गेस कर सकते हैं तो करिए, बट कम कीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी. ओके. सो with this we are done with this section. Now the last part remains that I'll cover in the next video. See you then. Bye bye. Take care.